हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। सो विल कंटिन्यू स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी के लिए आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो आपको पता है कि जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारा जो सेंटर था डिस्कशन का वो था कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है इंडिया का या फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप कह सकते हो जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट माना जाता है, उसमें पिछले लेसन में हमने बहुत सारे एक्ट को कवर किया था। हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से पोस्ट में जो है वो बदलाव आने शुरू हुए थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहे जाने लगे थे चार्टर एक्ट 1813 के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो वायसरॉय कहा जाने लगा था, जो कि आपका एक्ट ऑफ 1858 में आया था। सो हमने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को भी, जहां पे हमने देखा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था एंड इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन। वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि किस तरीके से इसके बाद जो चार्टर एक्ट 1853 आया था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फिर जो चीजें हैं उसको रिड्यूस किया गया था और उसके बाद एक न्यू प्रेसिडेंसी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्रिएट कर सकते थे। फिर 1858 का एक्ट जो हमने बताया आपको कि सिपाही विद्रोह के होने के बाद फिर ये जो है एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट को लेके आई थी, जहां पे गवर्नर जनरल को अब वायसरॉय के तहत डेजिग्नेट किया जाने लगा था और इंडियन टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन जो है वो गवर्न किसके द्वारा होनी थी, ब्रिटिश क्वीन के द्वारा। अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट आफ्टर 1858 टिल इंडिपेंडेंस की। 1850 एक्ट के बाद, जिसे कि एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यहां से आपके इंडिपेंडेंस मतलब द एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 1947 तक का टाइम पीरियड। इसके बीच में जो जो एक्ट आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, मॉनफोर्ड रिफॉर्म, ये सारे जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 1935 के एक्ट को हम एक बैकबोन कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे पास है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान जो है डायरेक्टली जो एक्ट है हमारा 1935 का वहां से हमने लिया हुआ है। सो आप डिस्कस अगर आप करोगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें जो है वो हुई थी, जैसे कि एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए, काउंसिल के एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए एक 5th मेंबर को जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया था। मतलब अब यहाँ पे 5 मेंबर होने थे, होम अफेयर्स के लिए, मिलिट्री अफेयर्स के लिए, लॉ अफेयर्स के लिए, रेवेन्यू और फिनेंस के लिए। और जो एक 6th मेंबर इस पब्लिक वर्क में ऐड किया गया था ना, वो हुआ था 1874 में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5th मेंबर वाज एडेड। सो यहाँ पे आपको पता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसरॉय बनाए गए थे। 1858 में जब गवर्नर जनरल को वायसरॉय कहा जाने लगा था, तो पहले वायसरॉय जो थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल और वायसरॉय थे उस टाइम के, उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि यहाँ पे जो जितने भी मेंबर थे उनको, हर मेंबर को असाइन किया जाता था एक पोर्टफोलियो फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मतलब इस पर्टिकुलर जो इंसान है उनको पोर्टफोलियो दिया जाएगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, ऐसा यहाँ पे किया गया था। जो लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसको भी यहाँ पे इन्होंने एनलार्ज किया था। यहाँ पे एनलार्ज करने का मतलब ये था कि जो 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स जो है वो ऐड होने थे और उसको नॉमिनेट कौन करते, उसको नॉमिनेट करते गवर्नर जनरल हमारे। आप देख रहे हो किस तरीके से इन्होंने जो एक लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए एनलार्जमेंट किया था उसके तहत इन्होंने और भी कोशिशें करी थी कि एडिशनल मेंबर्स को हम ऐड करके और भी जितने पावर्स होते हैं वो अपने हक में रख सकें। यहाँ पे आपको ये जो एडिशनल मेंबर्स ऐड किए जाते थे वो 2 साल के लिए इनकी टेन्योर होती थी और इसके बाद फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो भी है वो भी ऐड किए जाते थे। वो या तो ब्रिटिश हो सकते थे या फिर इंडियन भी हो सकते थे और इनके जो फंक्शन है वो लेजिस्लेटिव मेजर्स के हिसाब से डिसाइड किए जाते थे कि किस तरीके से इनके जो है मतलब कार्यकारिणी होने वाली है। यहाँ पे अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है उन्होंने 3 इंडियंस को काउंसिल में नॉमिनेट किया था, वो कौन कौन थे, तो यहाँ पे 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियन मेंबर्स को भी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वहां पे नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव मेजर्स के लिए जो अपॉइंट किए जाने थे। इनमें से पहले थे आपके राजा ऑफ बनारस,
दूसरे थे महाराजा ऑफ पाटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये नाम आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने किन 3 इंडियंस को काउंसिल में 1862 में इंट्रोड्यूस किया था, नेम आउट किया था। उसके बाद जो वाइसरॉय थे, यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा पावर दी गई थी, वो ओवर रूल कर सकते थे काउंसिल के डिसीजन को अगर जरूरत पड़ी तो। सो दिस एक्ट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर इन काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ले लिया गया था। मतलब कि क्या है, मद्रास और बॉम्बे को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिया गया था, राइट। अब यहाँ पे लेकिन जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थे, उनके लेजिस्लेटिव पावर्स को उनको वापस सौंप दिया गया था। सो ये भी पूछा जा सकता है कि विच एक्ट रीस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर इन काउंसिल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। उसके बाद आप ये देखिए कि गवर्नर जनरल को बहुत सारे यहाँ पे और भी पावर दिए गए थे, जिनमें से एक पावर ये भी था कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर सकते थे अगर मतलब इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन आती है तो। और ये जो आपका मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कैलकाटा है, उसके भी एक्सटेंसिव पावर को बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज भी किया गया था, थोड़ा सा एनलार्ज भी किया गया था उसको। ये आपके मेन जो फीचर्स होते हैं उसमें से शामिल थे 1862 का जो एक्ट था उसके लिए। सो यहाँ पे उसके बाद एक जो एक्ट आता है, तो अगर इसके पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के पहले अगर आपको ये असेसमेंट किए के लिए कहा जाएगा कि 1861 का जो एक्ट था वो किस तरीके से कारगर था भी इंडियंस के लिए या नहीं था, क्योंकि एक्ट तो बैक टू बैक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ला रही थी, लेकिन इंडियंस को इससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा था। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो कलकत्ता का है उसके भी पावर को इन्होंने एक्सटेंड किया था ताकि वो होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वो ओवर रूल करेंगे, राइट। सो यहाँ पे एक जो आप असेसमेंट कर सकते हो, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे लिमिटेड रोल दिया गया था, ज्यादा एक्सटेंसिव रोल इनके थे नहीं। मतलब सिर्फ एक एडवाइजरी नोटिस पे ही ये जारी कर सकते थे, सिर्फ एडवाइस दे सकते थे, बाकी रियल पावर किसके हाथ में था? रियल पावर आपका गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय के हाथ में था। यहाँ पे मान लिया 3 इंडियंस इन्होंने नॉमिनेट किए, जैसे कि जो मैंने बताया लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को भी नॉमिनेट किया था। तो क्या इनकी पोजीशन जो इनको दी गई थी, क्या वो रियल मैनर में एक पोजीशन इनको मिली थी या फिर बस ऐसे ही एक एडवाइजरी बेसिस पे इनको पोजीशन दी गई थी? सो इट वॉज नथिंग ऑफ दैट सच कि एक स्टैट्यूटरी पावर के लिए इनको स्टैट्यूटरी पोजीशन दी गई थी। बस एक इंक्लूजन ऑफ इंडियंस के लिए ये नॉमिनेशन जो है इंडियंस की इन्होंने करनी शुरू करी थी, जस्ट टू शो ऑफ कि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को भी शामिल कर रहे हैं। बट रियल सेंस में अगर देखा जाए तो कोई भी पावर इन इंडियंस को नहीं मिलती थी। तो इस तरीके से जो आप कह सकते हो कि एक डिसेंट्रलाइजेशन है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पे जो है ये लेजिस्लेटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास के ये इनको वापस तो दिए गए थे, लेकिन क्या ये फिर बंगाल के सबऑर्डिनेट रियल सेंस में थे या नहीं थे? सो यहाँ पे पावर ऑफ ऑर्डिनेंस जो है अगर वो गवर्नर जनरल के हाथ में है, जो कि एक एब्सोल्यूट पावर की तहत माना जाता है, तो गवर्नर जनरल के अगर हाथ में पावर है तो फिर ये आपको इसने जो आपने लौटाया है लेजिस्लेटिव पावर बंगाल और मद्रास का, तो उससे क्या फायदा होना था? कोई रियल सेंस में तो यहाँ पे फायदा होना नहीं था। सो आप देखिए एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। 1885 में आपको पता है कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी, जो कि आपको पूछा भी जाता है कि आईएनसी कब फॉर्म हुआ था। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखो ना, तो यहाँ पे कांग्रेस जो है, जैसे ही कांग्रेस का आईएनसी का गठन होता है उसके बाद ये जो है रिफॉर्म की बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी थी। इनके डिमांड्स जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने ये रखना शुरू कर दिए थे। मैं आपको बता दूं 1885 से 1905 तक का जो टाइम पीरियड था बंगाल विभाजन तक, वहां पे आपके जो है एक्सट्रीमिस्ट रूल नहीं कर रहे थे, ठीक है, मॉडरेट्स की रूलिंग थी वहां पे। 1905 से 1919 तक के पीरियड को एक्सट्रीमिस्ट का पीरियड माना जाता है, लेकिन तब तक ये जो है मॉडरेट्स 3 P's में यकीन करते थे, प्रेयर, पिटीशन, देन जाके प्रोटेस्ट। तो ये गवर्नमेंट के सामने बस अपनी जो बातें हैं वो डिमांड जो है वो सामने रखते थे। तो इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट एक डिमांड थी इनकी ये थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको रिफॉर्म लाना चाहिए, इसको एक्सपैंड कीजिए ताकि जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो इंक्रीज किए जाएं, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। ये चीज होती भी है। इनके डिमांड के बाद जो है यहाँ पे
कांग्रेस की डिमांड के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन किया जाता है। वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो है वो इंक्रीज किया जाता है, दोनों जगहों पे, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। ये ध्यान में रखिएगा। फिर यही वन लाइनर आपको एक एक यहाँ पे जितने भी लाइन है ना सारे इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके एमसीक्यूज में यही आपको जो वर्ड्स है वो दिए जाते हैं। यहाँ पे 1893 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ये एनलार्ज किया जाता है, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये एम्पावर किया जाता है, इनको ये पावर दिया जाता है कि वो नए लॉस ला सकते थे। पुराने लॉस जो है अगर उनको पसंद नहीं आ रहे, किसी काम के नहीं लग रहे हैं, तो वो उसको रिपील कर सकते थे, उसको हटा सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल के परमिशन के बाद। स्टिल यहाँ पे जो एक एब्सोल्यूट पावर है वो किसके हाथ में था? गवर्नर जनरल के हाथ में था। यहाँ पे आईएनसी जो है वो हमेशा से फिनेंशियल मैटर में रिफॉर्म तो चाहती थी, इसीलिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी रिफॉर्म करने की बात कर रही थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंदर जाओ तो ही जाके रिफॉर्म आप कर सकते हो। और इसीलिए इंडियंस को हमेशा वो ये चाहते थे कि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को बायकट नहीं करना है, उसमें आपको शामिल होना है। उस समय जो वाइसरॉय थे वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। उन्होंने भी बहुत सारे जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कुछ चीजें जो है उनको अग्री नहीं होती थी, तो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी होता था। इसमें अगर आप देखोगे तो 1892 में 24 जो मेंबर्स थे ना, उसमें आपके 5 इंडियन मेंबर्स थे, तो बहुत ही कम संख्या अब भी थी। लेकिन ये जो मेंबर 5 ही इंडियन मेंबर्स थे, इनको ये परमिशन होती थी कि वो क्वेश्चन अराइज कर सकें, और ये जो राइट है ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में भी दिया गया था। यहाँ पे जब ये जो सेशन है ना हमारा, ये जो मॉनसून सेशन जब खत्म किया गया, इसको टाला गया, तो फिर एक यही बात हमें समझ में आ रही थी कि 1892 मतलब वो टाइम पीरियड था जब हमें पहली बार पार्लियामेंट में कुछ बोलने का, स्पीच की जो है वो आजादी मिली थी। पार्लियामेंट में डिबेट, जो आपका एक ऑपोजिशन होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद मतलब 1892 में जाके हमें एक छोटी सी चीज मिली थी, और वो था कि हम स्पीच में मतलब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मेंबर्स को राइट टू आस्क क्वेश्चन, ये चीज जो है, ये राइट जो है वो बजट पे उनको दी गई थी। ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या फिर जो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, वो मतलब प्रायर नोटिस मतलब उनको 6 दिन का देके उसके बाद ही क्वेश्चन वो अराइज कर सकते थे। लेकिन अब अगर पार्लियामेंट के सेशन को ही आप हटा दोगे, वो आप हेल्ड ही नहीं करोगे, तो फिर आप एक कह सकते हो कि पार्लियामेंट जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है, उस पर एक सवालिया निशान आज खड़ा होता है। राइट, ये आप करंट अफेयर्स से आपको लिंक करके पूछा जा सकता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, यही इसीलिए मैं ये चीजें आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, और भी चीजें यहाँ पे हुई थी, जैसे कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो इनिशिएट किया गया था इस एक्ट के दौरान। हाँ, इसके पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो आपका मॉनसून सेशन को जो हटाया गया था, इसको जो मतलब रद्द किया गया था, उसके बारे में करंट अफेयर्स से लिंक करके आप जरूर पढ़िए। उससे बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पॉलिटी के टर्म्स है ना, वहां पे वो भी आपको जानने जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो एक प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इस एक्ट के द्वारा इनिशिएट किया गया था, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, म्युनिसिपैलिटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जमींदार जो है वो मतलब ऑथराइज्ड होते थे कि वो मेंबर्स को रेकमेंड कर सकते थे, किसके लिए? प्रोविंशियल काउंसिल के लिए। एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे इन्होंने इस एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो नए लॉ भी बना सकती थी, ओल्ड लॉ को रिपेल भी कर सकती थी। तो एक थोड़ी सी आप कह सकते हो तो कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़े से हक जो है वो दिए गए थे। एक तरीके से इस फॉर्म में बात करते हो ना, तो आप ये कह सकते हो कि दिस एक्ट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। वन लाइनर के लिए आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विच एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया? दिस एक्ट वाज 1892। अब इंडियन के मेंबर्स को यहाँ पे ऐड करना, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप था। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1896 में मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर वर नाउ एंटाइटल्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच वर henceforth टू बी मेड ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब कि बजट को लेके या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके अब वो जो है अपने व्यू, अपने विचार जो है व्यक्त कर सकते थे। अब आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका एक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कम्युनलिज्म की जो एक सीड है ना, वो इसी एक्ट के द्वारा बोई गई थी, बाय इंट्रोड्यूसिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। So this act introduced the separate electorate for the Muslim and thus introduced the communal representation in Indian politics. Very much important. इस एक्ट को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पे आप ये ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये जो रिफॉर्म लाया था लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब के रिफॉर्म के चलते, या फिर जो इंडियंस की भागीदारी है गवर्नेंस में उसको बढ़ाने के चलते, इसीलिए मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इन्होंने लेके आया था। तो मॉर्ली जो थे वाइसरॉय थे और मिंटो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, इसीलिए इसे मॉर्ली मिंटो भी कहा जाता है, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है इसे। बैकग्राउंड अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जैसे अब अगर आईएनसी के फॉर्मेशन किसे, फिर वहां पे उनके डिमांड की आप बात करते हो कि इंडियंस को आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे शामिल होना चाहिए, या फिर यहाँ पे होम रूल की डिमांड जो बढ़ रही थी आईएनसी की 1906 में। बंगाल विभाजन के बाद जो होम रूल वाली चीज है ना, वो आईएनसी की तरफ से काफी ज्यादा देखने को भी मिली थी। गोपाल कृष्ण गोखले भी इंग्लैंड में जाके मॉर्ली से मिले थे और उन्होंने रिफॉर्म की बातें भी करी थी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है एक कम्युनल इलेक्टोरेट यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। स्ट्रेंथ ऑफ इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी इंक्रीज किया गया। और विथ रिगार्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एन इंडियन मेंबर वाज टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। इनके कहने पे इन्होंने एक इंडियन मेंबर को जो है पहली बार गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एडअप किया था। एंड उसके बाद जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसके भी नंबर्स इंक्रीज किए गए थे। एंड उसके बाद पावर्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो प्रोविंसेस में हो, स्टिल जो इंक्रीज पहले किए गए थे वो चीज इन्होंने रिटेन रखी थी इस एक्ट के दौरान भी। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, और इसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोडक्शन होना। एंड आप ये कह सकते हो कि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है यहीं पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खेली थी। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पे ये जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में आपने देखा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंटर में प्रोविंसेस में, उनके भी साइजेस इन्होंने इंक्रीज किए, राइट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल मद्रास या बॉम्बे का हो या फिर पंजाब या बर्मा या कहीं के भी हो, इसको इन्होंने इंक्रीज किया था। अब है कि जो एक्ट ऑफ 1892 में हमें पहली बार थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो दिया गया था, इस एक्ट के बाद उसमें क्या कुछ ज्यादा इसमें एडअप हुआ था? यस, ये जो मेंबर्स थे ये डिस्कस कर सकते थे बजट को, और रेजोल्यूशन भी जो है वो मूव आउट कर सकते थे। उसके बाद जो अर्जेंट मैटर है या फिर जो इम्पोर्टेंट मैटर है उस पब्लिक इंटरेस्ट को लेके उसको वो डिस्कस भी कर सकते थे, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन भी था कि वो जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मैटर्स हैं या फिर जो मैटर्स प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन वो नहीं पूछ सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए जो आपका एक्ट ऑफ 1919 है उसके प्रावधानों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है ना, उसको और यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो मॉन्टेग्यू और जो चेम्सफोर्ड जो वाइसरॉय थे उनके द्वारा लाया गया था, और इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे क्या चीजें इन्होंने लाई थी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के मामले में, और वहां पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए इन्होंने क्या चीजें लाई थी। ये एक्ट में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे आप ये चीजें पढ़ सकते हो। बस मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू देती हूँ इस चीज का। हाँ, तो सबसे पहले जो इंडियन काउंसिल एक्ट है सेंटर में, वो रिप्लेस किया गया था बायकैमरल सिस्टम के साथ, जिसमें एक अपर हाउस होना था और एक लोअर हाउस होना था। और ये जो है डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स जो होते थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधानों में से जो है इस एक्ट का वो ये था कि डायरकी जो है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी। मतलब यहाँ पे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का है वो इंट्रोड्यूस किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग द डायरकी इन प्रोविंसेस।
आप ये कह सकते हो कि दो क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और दूसरे मिनिस्टर्स, यही थी डायरकी अपनी। और यहाँ पे गवर्नर जो थे वो प्रोविंस के एग्जीक्यूटिव हेड चुने जाने थे। उसके बाद जो है लेजिस्लेचर के मामले में जो साइज था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो भी इंक्रीज किया था इन्होंने, और इसमें से लगभग 70 to 72% जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड होने थे। एंड यहाँ पे एक चीज और भी थी कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में कहते हो तो एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो गवर्नर जनरल को चुना गया था। एंड उसके बाद एक लेजिस्लेचर के मामले में एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेटअप किया गया था, जैसे मैंने बताया, लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि आज के डेट में लोकसभा कहा जाता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे आज हम राज्यसभा कहते हैं। सो लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस थी और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ पे चुने जाने थे। एक चीज और भी थी कि इसमें वोटिंग को लेके क्या चीज की गई थी। फ्रेंचाइज जो थी इस एक्ट में रेस्ट्रिक्टेड रखी गई थी, मतलब कि यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे जो है वो इलेक्शन मतलब फ्रेंचाइज नहीं दी गई थी। वोटर्स जो है वो ही जो वोट दे सकते थे जिनके पास जो मतलब लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा पे करते हैं, या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब जिनसे बहुत ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स आता है, वही लोग जो है वो वोट कर सकते थे। अब यहाँ पे ये देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वो कैसे एक्सटेंड किया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जो कम्युनल इलेक्टोरेट वाली चीज थी या सेपरेट इलेक्टोरेट वाली चीज थी वो सिर्फ मुस्लिम से हटा के मुस्लिम के साथ साथ सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो एक तरीके से इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को चीज को और जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है उसको बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो मेरिट में अगर आप देखो तो ये तो अच्छी बात थी कि चलो डायरकी इन्होंने प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करके एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड करके इन्होंने जो है उसी चीज को कंसोलिडेट कर दिया था, या फिर आप कह सकते हो इस ड्रॉबैक था इस एक्ट का सबसे बड़ा। अब यहाँ पे देखिए कि जो फ्रेंचाइज थी वो भी लिमिटेड थी, मतलब कॉमन मैन को तो थोड़े ही यहाँ पे वोटिंग की आजादी थी। जो लोग बहुत अमीर थे, बहुत रिच थे, बहुत टैक्स पे कर रहे थे, बहुत ज्यादा जागीर थी जिनके पास, वही यहाँ पे वोटिंग कर रहे थे। This act provided for the very first time the establishment of the Public Service Commission in India। मतलब कि पहली बार जो है इस एक्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे एक एस्टैब्लिशमेंट होगी पब्लिक सर्विस कमीशन की, और इंडियन लीडर्स जो है पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है वो ले पाएंगे। इट ऑल्सो क्रिएटेड एन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। मतलब ये जो थे एक हाई कमिश्नर, वो एक ऑफिस जो है हाई कमिश्नर का लंदन में क्रिएट किए जाएगा, जो कि 6 सालों के लिए होगा, और वो जो है वहां पे उनकी ड्यूटी ये होगी कि इंडिया का ट्रेड यूरोप के साथ कैसे हो रहा है उसका लेखा जोखा वो रखेंगे। अब यहाँ पे इस एक्ट के बाद एक चीज जो आती है वो था आपका साइमन कमीशन। मैंने आपको इसका पूरा डिटेल पिछले लेसन्स में दे रखा है। 1919 का जो एक्ट था उसने एक रॉयल कमीशन के मतलब फॉर्मेशन के लिए इसको अपॉइंट करने के लिए एक प्रोविजन दिया था कि ये जो साइमन कमीशन है ये 10 सालों के बाद जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ये देखने के लिए कि वर्किंग जो है किस तरीके से हो रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम एक्ट्स पे एक्ट लाके कर रहे हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया का कैसे हो रहा है, इसी के लिए जो है वो साइमन कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हेल्ड किए इस प्रपोजल पे डिस्कस करने के लिए, इसको कंसीडर करने के लिए, एंड फाइनली अ व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो पब्लिश किया गया था 1933 में। आपको पता है साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि जितने भी साइमन कमीशन के मेंबर्स थे वो सारे के सारे इंग्लिश मेंबर थे। नन ऑफ द इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन साइमन कमीशन। सो द इंडियन पीपल वर डिमांडिंग हाउ कम द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाइक व्हाट्स गुड फॉर इंडिया is being decided without inclusion of any Indian in the commission. So this was the main thing, that this commission was demonstrated widely all over the country, and it was people gave the slogan Simon go back, so it was widely demonstrated in India. इसके बाद जो एक्ट आया था वो था आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दिस एक्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
मैं आपको बता दूं, जो आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, आपको पता है वी आर हैविंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो हमने वी हैव बोरोड फ्रॉम द बेस्ट टू मेक इट इवन बेटर, और बहुत सारे जो प्रावधान है वो डायरेक्टली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। तो आप कह सकते हो आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है उसका बैकबोन कौन सा एक्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की जो है आईएनसी के द्वारा या इंडियन लीडर्स के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, डिमांड, ग्रोइंग डिमांड थी। और उसके बाद उसी टाइम में आपको पता है कि ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर में इंडिया की चाहिए थी हेल्प, तो वही कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी इनको लाने का बहुत ज्यादा शौक था। तो ये मतलब यही चीज करते थे कि एक्ट में कुछ रिफॉर्म लाके फिर उसके बाद इंडियन की भागीदारी वो सिक्योर करना चाहते थे वर्ल्ड वॉर में। सो ये जो एक्ट है इसके अगर बेस के बारे में पूछा जाएगा कि क्या क्या बेस थे इस एक्ट को लाने के, तो 2-3 चीजें थी। सबसे पहला तो आपका साइमन कमीशन का रिपोर्ट, वन लाइनर में आपको आ सकता है कि इज इट ट्रू कि साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज अ बेस फॉर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? देन यस इट वाज। एंड उसके बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उनके रिकमेंडेशन पे भी ये हेल्ड हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब कब हुए थे? गांधी जी ने कब कब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किया था? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ये सब मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, राइट। 1930, 31, 32 भगत सिंह को कब फांसी हुई, क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने कौन सा अटेंड किया, गांधी जी ने कौन सा अटेंड किया, किसने, मुस्लिम लीग ने कौन सा अटेंड किया, कांग्रेस ने कौन सा बाइकट किया, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू रिमेंबर देन टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो तीसरी चीज ये थी कि जो व्हाइट पेपर पब्लिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1933 पे, उसका बेस भी क्या था? ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे उसके बेस पे इन्होंने एक व्हाइट जो है पेपर वो पब्लिश किया था। और उसके बाद जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो भी एक बेस बना था इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान जो ये था कि यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट रखी गई थी इस एक्ट के दौरान। सो यहाँ पे फेडरेशन जो है उसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, ये 2 चीजें होनी थी। सो दिस एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। द प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया जो है वो ज्वाइन कर सकते थे फेडरेशन को, बट ये कंपल्सरी नहीं था प्रिंसली स्टेट के लिए, मतलब कि उनके ऊपर था, वो चाहे तो कर सकते थे, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते थे। एंड दूसरी चीज ये भी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने पावर्स को बहुत ज्यादा डिवाइड किया था। जैसे कि इन्होंने सेंटर और प्रोविंसेस के जो पावर्स थे वो डिवाइड किए थे 3 लिस्ट को लाके, जिसमें से एक फेडरल लिस्ट था सेंटर के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट था प्रोविंसेस के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट था बोथ, मतलब दोनों का उस पे हक हो सकता था। तो इस तरीके से ये जो है 3 सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे यहाँ पे इस एक्ट के बाद। उसके बाद फेडरल लेजिस्लेचर वाज टू हैव 2 चेम्बर्स बाइकैमरल, तो ये था ही अपर हाउस और लोअर हाउस। रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर वेयर सब्जेक्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर जनरल, तो मतलब कि गवर्नर जनरल को यहाँ पे भी जो है वो वाइसरॉय को जो रेसिडुअल पावर्स वो दिए गए थे। एक चीज आप ये कह सकते हो कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है इस एक्ट ने दिया था, मतलब कि डायरकी जो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी एक्ट ऑफ 1919 मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के दौरान, उसको अबॉलिश करके इन्होंने प्रोविंसेस को जो है वो ऑटोनॉमी दे दी थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी इन्होंने एक्सपैंड किया था। जैसे कि मैं बता दूं कि जो गवर्नर जनरल थे वो एग्जीक्यूटिव हेड माने जाते थे। डायरकी इन्होंने प्रोविंसेस से हटा के कहां पे इंट्रोड्यूस करी थी? सेंटर पे। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बनता है इस एक्ट के लिए कि डायरकी प्रोविंसेस से हटा के सेंटर में किस एक्ट के दौरान जो है इंट्रोड्यूस किया गया था? देन दिस वाज एक्ट ऑफ 1935। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे फेडरल लिस्ट के मैंने बताया ये 2 भागों में डिवाइडेड थे, एक तो था रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरे थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होने थे? गवर्नर जनरल के द्वारा, और उनको जो है आप उनके काउंसलर्स जो है जो गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट करेंगे ना काउंसलर, वो ही उनको असिस्ट भी करेंगे। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो गवर्नर जनरल के इशारों पे एज अ पपेट काम करेंगे। दूसरी बात ये थी कि ये लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ये रिजर्व सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ जो कि गवर्नर जनरल कंट्रोल करने वाले थे, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। दूसरी बात,
ये जो है इनमें से इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो इसी रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर में डाले गए थे, जैसे कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, रिसोर्सेस, ये सारी, प्रेस भी, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं ना वो सारे इसी के अंदर इन्होंने रखे। अब वहां पे फिर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की जब बात आती थी वो एडमिनिस्टर्ड होने थे गवर्नर जनरल के और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, जिनमें से कि 10 से ज्यादा मेंबर हो नहीं सकते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। और ये जो है यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट्स इसमें रखे गए थे उनमें से कौन कौन था? लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें। मतलब कि यहाँ पे जो स्पेशल पावर्स थे ना कि जिसमें मतलब कि इंटरफेयर गवर्नर जनरल कर सकता है, वो सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में दिए गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहा जाता है कि जितने भी पावर्स थे वो गवर्नर जनरल को दिए गए विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जितने भी रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो यहाँ पे प्रोविंसेस को दी गई थी विदाउट द पावर। तो ये चीज बहुत ज्यादा एक आपका ड्रॉबैक कह सकते हो इस एक्ट के लिए। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मैंने बताया है, 2 हाउसेस वर देयर, फेडरल असेंबली, लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, और इनके टेन्योर कितने साल के होने थे? 5 सालों के लिए। और ये जो दोनों हाउसेस थे ना इनके रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट से भी आते थे। अब यहाँ पे फेडरल कोर्ट की भी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रावधानों में से एक है। तो यहाँ पे जो फेडरल कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए इन्होंने एक्ट में प्रोविजन दिया था, और जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1937 में। इनको ओरिजिनल और अपीलेट पावर्स दिए गए थे, जो कि अगर सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने का काम ये करेंगे। दूसरी बात, इसमें जो है एक मतलब चीफ जस्टिस होने थे और 6 से ज्यादा जजेस इसमें नहीं हो सकते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था। फ्रेंचाइज जो है वो एक्सटेंड किया गया था। अब जो है 10% जो टोटल पॉपुलेशन का है उनको राइट टू वोट ये दिया गया था। इंडियन काउंसिल अबॉलिश कर दिया था इन्होंने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वो यहाँ पे होने थे, और उनके जो टीम एडवाइजर्स होंगे वो उनकी कार्यकारिणी में मदद करने के लिए जो है वो चुने गए थे। सो आप एक इंपॉर्टेंट प्रावधानों में ये भी कह सकते हो कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय एक्सटेंडिंग द फ्रेंचाइज। मतलब 10% टोटल पॉपुलेशन को जो मतलब वोटिंग राइट इन्होंने दी थी, तो इस तरीके से इलेक्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो पहली बार इसी एक्ट ने किया था। और हाँ, एक चीज और भी हुई थी कि बहुत सारे जो मतलब स्टेट थे ना उनको रीऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध अलग कर दिया गया था, बिहार उड़ीसा अलग कर दिया गया था, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था, और एडन भी जो है वो इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था, और उसके बाद एक क्राउन कॉलोनी के रूप में उसको स्टैब्लिश किया था इन्होंने। Diarchy in provinces was abolished and provinces were given autonomy, और उसके बाद डायरकी सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड वेटेज वर फर्दर एक्सटेंडेड। मतलब कि जो यहाँ पे सिख, एंग्लो इंडियंस और इनको था, अब यहाँ पे डिप्रेस क्लासेस, विमेन और लेबर्स को भी एक्सटेंड किया था इन्होंने। मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट को ये हर एक्ट में बढ़ाते जा रहे थे। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये हर एक्ट के बाद बढ़ाते जा रहे थे। अब यहाँ पे दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो वन लाइनर हैव बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स दैट विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज 1937 when this was established. So this an act of 1935 was there which provided for the establishment of Reserve Bank of India. And All India Federation जो यहाँ पे इन्होंने किया था वो कभी भी मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया था। बहुत ज्यादा इसको अपोजिशन हुआ था, बहुत ज्यादा अपोज किया था इसको, और इसी में जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विसन की एस्टैब्लिशमेंट की भी बात कही गई थी। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए एक माइलस्टोन जो आप चुन सकते हो ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही था। अब यहाँ पे 1947 के एक्ट को मैंने पिछले लेसन में ही डिस्कस किया, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। मैंने बताया था इंडिपेंडेंस और पार्टीशन कैसे हुआ था। एटली ने अनाउंसमेंट करी थी, माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को आया था, और उसके बाद ही जाके ये जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो जुलाई 5, 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। और ये एक्ट इम्प्लीमेंट कब हुआ था?
15 अगस्त 1947 को, जिसमें से कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि इंडिया और पाकिस्तान दो जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डोमिनियन है इंडिया के, वो प्रोवाइड किए गए थे। पाकिस्तान को 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट मिली और इंडिया को 15 अगस्त को। और इसमें पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है जिन्ना चुने गए थे, और यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल और आखिरी चुने गए थे। सो यहाँ पे आपको पता है कि एक डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री भी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान को लेके, रैडक्लिफ लाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो है डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के दौरान जो है पार्टीशन हमारे इंडिया का किया गया था। सो डू नॉट फॉरगेट टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेसन। विल डिस्कस कि सिविल सर्विसेज का इंडिया में कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या यहाँ पे स्टेज बाय स्टेज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है आपके 1800 के टाइम पीरियड से, और यहाँ पे ये जाके खत्म होगा आपका 1893 या फिर आप कह सकते हो 1835 के एक्ट तक। कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे सिविल सर्विसेज की जो आप कह सकते हो इवोल्यूशन इंडिया में हुई थी, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट किस किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल थी और आईएनसी का इसमें क्या रोल था। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। बिफोर आई लीव अगेन आई वुड से जस्ट फॉर 1 मिनट कि आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो, hit the bell icon for this channel also so that you get regular updates from our platform. There are many courses already streaming on this platform, so take benefit from all those courses that will help you in preparing for your prelims as well as mains examination. Okay, so if you having any query regarding this subscription thing, you can use UPSC YT code या फिर rank 10 code to get the discount of 10%. And still if you having any query, then type it in comment box, it will be taken care of. It's Anamika signing off. Stay tuned and keep reading. Bye bye.